हेलो स्टूडेंट्स। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब का शाब्दिक मतलब होता है क्रिया विशेषण। ए वर्ड दैट डिफाइन ए वर्ब, ऐसा शब्द है जो वर्ब को डिफाइन करे, वो एडवर्ब होता है। यानी वर्ब के बारे में, क्रिया के बारे में जो भी बताने के लिए शब्द आए वो एडवर्ब होता है। एडवर्ब क्लॉज यानी ऐसा क्लॉज, ऐसा वाक्य जो किसी वर्ब को डिफाइन करने के लिए, किसी क्रिया को डिफाइन करने के लिए आए, वो एडवर्ब क्लॉज होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं सिंपल सा यहाँ बता रहा हूँ, ही वेंट ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि स्कूल जाने का कार्य कब हुआ, तो इसके लिए जो भी शब्द यूज करूँगा वो एडवर्ब होगी। जाने का कार्य कब हुआ तो कब बताएंगे, तो वेन से बताएंगे। वेन आई केम हियर, जब मैं यहाँ आया, जब मैं यहाँ आया तो वह स्कूले गया। तो ये गया का कार्य कब हुआ, जब मैं आया। तो ये एडवर्ब क्लॉज है क्योंकि ये जाने के बारे में बता रहा है कि जाने का कार्य कब हुआ। इसी प्रकार जाने का कार्य क्यों हुआ, कारण बताएंगे तो वो बिकॉज से जुड़ेगा। बिकॉज ही वॉन्ट टू स्टडी, क्योंकि वो स्टडी करना चाहता है इसलिए स्कूल गया। अब ये बिकॉज ही वॉन्ट टू स्टडी ये एडवर्ब क्लॉज है क्योंकि क्रिया के बारे में बता रहा है, ये क्रिया का कार्य किस लिए हुआ, क्यों हुआ, किस कारण हुआ। तो क्रिया का कार्य क्यों हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, किस शर्त पर हुआ, किस लिए हुआ, ये बताने के लिए जो भी क्लॉज यूज हो, जो भी उपवाक्य यूज हो, उसे एडवर्ब क्लॉज कहेंगे। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। देखो, एडवर्ब क्लॉज डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब। एडवर्ब क्लॉज है वो एडवर्ब का काम करती है, क्रिया विशेषण का काम करती है, यानी क्रिया की विशेषता बताती है। ठीक है, एडवर्ब क्लॉज है वो क्रिया विशेषण का काम करती है। ये पहले हम हटा देते हैं। एडवर्ब क्लॉज है वो क्रिया विशेषण का काम करती है। ठीक है, एडवर्ब क्लॉज डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब। एडवर्ब काम करती है, डिफाइंस द वर्ब, और वर्ब को डिफाइन करती है। यूज्ड इन द मेन क्लोज, जो मुख्य क्लोज में यूज होती है। मुख्य क्लोज में जो वर्ब यूज हुई है, जो कार्य यूज हुआ है, उस कार्य को डिफाइन करने के लिए यूज होती है एडवर्ब क्लोज। इट इज़ यूज्ड इन फॉलोइंग कंडीशंस, ये निम्नलिखित स्थितियों में यूज होती है। और फॉलोइंग कनेक्टर्स होते हैं और निम्नलिखित उसके जोड़ने वाले शब्द होते हैं। तो मैंने पढ़ाया आपको कि एडवर्ब क्लोज होती क्या है। अब देखो, विभिन्न प्रकार की एडवर्ब क्लोज होती है। समय से समय को बताने वाला क्लोज एडवर्ब क्लोज टाइम होती है, कि कार्य कब हुआ ये बताने के लिए जो भी क्लोज होती है वो एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम कहलाती है। ठीक है, अब कब हुआ ये बताने के लिए ये कंजक्शन यूज होते हैं। वेन, वेन में से कब, और यहाँ जोड़ने पर इसका अर्थ होता है जब। वेन नेवर, जब भी। टील, तक। अनटील, तक नहीं। अनटिल और तक नहीं, ये नेगेटिव है टील का। बिफोर, बिफोर का मतलब होता है से पहले। आफ्टर, आफ्टर का मतलब होता है के बाद। सिंस का मतलब होता है उस समय से, समय से, किसी समय से हो तो सिंस होता है। वाइल, वाइल का मतलब होता है जब, जब की भी होता है, जब भी होता है। एज, एज का मतलब होता है जैसे ही। एज सुन, एज का मतलब यही होता है जैसे ही। नो सुंदर देन, नो सुंदर देन से दो सेंटेंस जुड़े, इसका मतलब होता है कि ये कार्य हुआ ही नहीं, या देन से बाद जो कार्य हुआ ही नहीं उससे पहले ये हो गया। हार्डली वेन, कि मुश्किल से ये हुआ उससे पहले ये हो गया। ठीक है, और एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, इतने समय से। तो ये जो शब्द है वो एडवर्ब क्लॉज को जोड़ने के लिए यूज होता है, ये बताने के लिए यूज होता है कि कार्य कब हुआ। ठीक है, 12th क्लास में जो एग्जाम में आएंगे वो कंजक्शन नहीं पूछेंगे, कंजक्शन दिया हुआ होगा, उनको सिर्फ सेंटेंस से जोड़ने हैं दो वाक्य। अब उसमें एडवर्ब क्लॉज से कब जोड़ेंगे, इसमें सिंपल सा है कि दोनों वाक्यों में से एक वर्ब है, उस वर्ब की पहचान दूसरा वाक्य बता रहा है, उस वर्ब को डिफाइन दूसरा वाक्य कर रहा है।
जैसे देखो द केट इज अवे, केट यानी बिल्ली, बिल्ली दूर है। माइस विल प्ले, चूहे खेलेंगे। माउस का प्लूरल माइस होता है। तो चूहे खेलेंगे, कब खेलेंगे? जब केट दूर है। इसका मतलब खेल लेंगे कब, ये डिफाइन कर रहा है ये वाक्य। तो इस क्लोज को, इस वाक्य को, इस वाक्य में दी हुई वर्ब को ये वाक्य डिफाइन कर रहा है। तो इस वाक्य को वेन के बाद लिखेंगे। ये डिफाइन कर रहा है प्ले के कार्य को कि कब होगा, जब बिल्ली दूर होगी। तो इस वाक्य को वेन के बाद लिखना है। इसको ऐसे लिख सकते हो अपने, द माइस विल प्ले, माइस विल प्ले, चूहे खेलेंगे। वेन द केट इज अवे, वेन द केट इज अवे, जब बिल्ली दूर होगी तो चूहे खेलेंगे। अब खेलेंगे कब? जब बिल्ली दूर होगी। सिंपल सा है कि दोनों वाक्यों के बीच में ही कंजक्शन लगाना है। ध्यान ये रखना है कि कौन सी वर्ब को डिफाइन किया जा रहा है। इस वाक्य में वर्ब यूज है, उसको डिफाइन किया जा रहा है, ये इसको डिफाइन किया जा रहा है। देखो बिल्ली दूर है, चूहे खेलेंगे। चूहे कब खेलेंगे? जब बिल्ली दूर है। इसका मतलब सीधा सा प्ले का कार्य को डिफाइन कर रहा है ये वाक्य। तो ये वाक्य डिफाइन कर रहा है, इससे पहले वेन लगेगा बस। अब इससे पहले वेन लगेगा तो यहां लगा के लिख सकते हो, वेन द केट इज अवे। दोनों तरीके से लिख सकते हो, वेन वाला पहले भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, वेन द केट इज अवे, जब बिल्ली दूर है। द माइस, चूहे, विल प्ले। बात एक ही है, यहां कोमा आ जाएगी बीच में। कंजक्शन है वो जो डिफाइन कर रहा है सेंटेंस है, उससे पहले आएगा बस। ठीक है। आई विल गो, मैं जाऊंगा। ही कॉल्स, वह कॉल करता है। जाऊंगा, कब जाऊंगा? जब वह कॉल करता है। कॉल करता है, कब करता है? ये डिफाइन नहीं करा। जाऊंगा कब? जब वह कॉल करता है। इसका मतलब इस जाने का कार्य कब होगा, ये दूसरा वाक्य डिफाइन कर रहा है। अब दूसरा वाक्य डिफाइन कर रहा है तो दूसरे से पहले ये लगा दो कंजक्शन। ये होगा आई विल गो वेनिवर, वेनिवर का होता है जब भी। मैं जाऊंगा जब भी, ही कॉल्स, वह कॉल करता है। जब भी वो कॉल करता है तो मैं जाऊंगा। वेनिवर ही कॉल्स, जब भी वो कॉल करता है। ये किसको डिफाइन कर रहा है? गो को। गो का कार्य कब हुआ, जाने कार्य कब हुआ। ही शैल वेट यू, वह, ही शैल वेट यू, वह आपका वेट करेगा। यू कम, तुम आओगे। वह वेट करेगा। और आगे टील है, टील का मतलब होता है तक है। वह वेट करेगा जब तक तुम्हें आओगे। इसका मतलब ये हुआ कि वेट का जो कार्य है वो कब तक होगा? तुम आओगे तब तक। तो इस वेट को डिफाइन कर रहा है ये वाक्य। वेट को डिफाइन ये वाक्य कर रहा है, तो इससे पहले ये कंजक्शन लगाएंगे, तब ये सीधा सा हो जाएगा, ही सेल वेट यू, ही सेल वेट यू। ये मॉडल के रूप में सेल यूज है, तो ही साथ सेल यूज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। टिल यू कम, जब तक तुम्हें आओगे तब तक वो आपका वेट करेगा। सिंपल है। नो सुंदर देन का मतलब होता है कि एक कार्य हुआ ही नहीं, उससे पहले ही दूसरा हो गया। इसको सिंपली जोड़ने के लिए कोई हार्ड नहीं है। नो सुंदर देन पहले वाले वाक्य से पहले लगा दो, देन दूसरे वाले से पहले लगा दो। तो नो सुंदर है वो शुरू में लगेगा। नो सुंदर डिड ही टर्न द कार, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। नो सुंदर डिड ही टर्न द कार आएगा कि उसने कार टर्न ही नहीं की, टर्न की ही नहीं। नो सुंदर देन का मतलब हुआ कि उसने ऐसा किया ही नहीं, उससे पहले ही कार ट्रक टकरा गया। एक कार ये हुआ ही नहीं, उससे पहले ही दूसरा हो गया। तो इसको कैसे जोड़ेंगे? देखो, नो सुंदर और हार्ड लिवर दोनों एक जैसे जुड़ते हैं। नो सुंदर, अब देखो इसमें सेकंड फॉर्म में ये पहले लग जाएगी शुरुआत में, तो ये डिड पहले आएगा सेकंड फॉर्म। तो यदि हेड आए तो हेड पहले आ जाएगा। नो सुंदर डिड ही
टर्न द कार। नो सुंदर डिड ही टर्न द कार का मतलब हुआ कि भाई कार ने टर्न किया ही नहीं। नो सुंदर डिड ही टर्न द कार केयर हो गया। नो सुंदर डिड ही टर्न द कार कि उसने कार टर्न की नहीं। पहले क्या हो गया, वो देन लिखेंगे। देन द ट्रक हिट हिम, ट्रक हिट हिम यानी कार टर्न की नहीं, उससे पहले ही ट्रक हिट हो गया। तो नो सुंदर देन और हार्डली वेन बिल्कुल इजी है। पहले वाक्य से पहले नो सुंदर लगा दो और दोनों वाक्यों के बीच में देन लगा दो। लेकिन ध्यान रही थी सेकंड फॉर्म आए तो कर्ता से पहले, सेकंड फॉर्म आए तो डिड फर्स्ट फॉर्म कर देनी है उसको। हेड थर्ड फॉर्म आए तो हेड पहले ले आना है थोड़ा, बस इतना ही है। सीधा सा मतलब है कि कार टर्न की नहीं, उससे पहले ये कार्य हो गया, हिट का कार्य हो गया, है ना। तो कोई कार्य हुआ ही नहीं, उससे पहले दूसरा आ जाए तो वो नो सुंदर देन से जुड़ेंगे। ऐसे ही हार्डली वेन से जोड़ते हैं अपने, यहाँ आ जाएगा हार्डली नो सुंदर की जगह, और देन की जगह क्या लगा देंगे, वेन, यदि हार्डली वेन से जोड़ते हैं तो। इसका मतलब हुआ कि टर्न का कार्य मुश्किल से ही हुआ, कार टकरा गई उससे, ठीक है। तो हार्डली वेन और नो सुंदर देन एक जैसे ही हैं, दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। दोनों से कैसे जोड़ेंगे थोड़ा ध्यान रखना है। दोनों वाक्यों के शुरू में नो सुंदर या हार्डली लगाएंगे, दोनों के बीच में वेन या देन लगाएंगे। हार्डली से जोड़ रहे हैं तो वेन दोनों के बीच में, नो सुंदर से जोड़ रहे हैं तो देन लगाएंगे बीच में, ठीक है। अब आगे चलते हैं। एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस। एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस समय से संबंधित एडवर्ब क्लोज, यानी कोई कार्य कहाँ हुआ, प्लेस का मतलब समय स्थान, कोई कार्य कहाँ हुआ ये बताने के लिए जो एडवर्ब यूज हो वो एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस होता है, ठीक है। कहाँ हुआ ये बताने के लिए जो भी एडवर्ब यूज हो वो एडवर्ब क्लोज ऑफ पे प्लेस होती है। इसके कंजक्शन है वेयर। वेयर का मतलब जहाँ, वेयर एवर जहाँ भी, वेयर में से जहाँ, वेयर एवर में से जहाँ भी। आई शेल गो ही गोज, मैं जाऊँगा, ही गोज, इसका मतलब मैं जाऊँगा कब, जब वह जाता है। तो क्या होगा, आई शेल गो मैं जाऊँगा, वेहर ही गोज जहाँ वह जाता है। अब देखो जाएगा कहाँ, जहाँ वह जाता है वहाँ जाएगा। तो इस गो को डिफाइन कर रहा है ये वाक्य। अब जो वाक्य जिस वर्ब को डिफाइन कर रहा है उससे पहले ये कंजक्शन आएगा। सिंपल, हटाना कुछ नहीं है आपको। एडजेक्टिव क्लोज और नाउन क्लोज में क्या था, जैसे नाउन क्लोज में दूसरे वाक्य में इट आता है तो इट हटा के दोनों को जोड़ते हैं। ऐसे ही एडजेक्टिव क्लोज में पहले वाक्य की पहले वाक्य में नाउन आती है और उसका प्रोनाउन या वो नाउन आए तो हटा के कंजक्शन से जोड़ना है। एडवर्ब क्लोज में कुछ नहीं जोड़ना है, हटाना है। जोड़ने के लिए कंजक्शन आपको सेंटेंस के स्टार्टिंग में या बीच में लगाना है। बस आपको देखना है कि स्टार्टिंग में लगाना है या बीच में लगाना है, ठीक है। वह जाएगा कब जाएगा, जब वह जाता है, तो इससे पहले अपने वेयर लगाएंगे। यू गो तुम जाते हो, आई शेल फाउंड यू, आई शेल फाइंड यू मैं तुम्हें फाइंड करूँगा। मैं फाइंड करूँगा कहाँ, इसका मतलब जहाँ तुम्हें जाते हो। तो इस फाइंड को डिफाइन कर रहा है, तुम जाते हो। फाइंड करूँगा, मैं तुम्हें फाइंड करूँगा, मैं तुम्हें पालूंगा। कब पालूंगा, कहाँ पालूंगा, जहाँ तुम जाओगे। इसका मतलब इस फाइंड को डिफाइन कर रहा है। तो ये वाक्य है, इसके बाद आएगा, ऐसे लिखा जाएगा, आई शेल फाइंड यू मैं तुम्हें फाइंड कर लूँगा। वेयर एवर यू गो, वेयर एवर जहाँ भी, यू गो तुम जाते हो, जहाँ भी तुम जाते हो तो मैं फाइंड कर लूँगा। तो देखो एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस क्या करती है, किसी वाक्य में दी हुई वर्ब का कार्य कहाँ हुआ ये बताने के लिए जो वर्ब यूज हो, ये जो क्लोज यूज हो वो एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस होती है। वर्ब को डिफाइन करने वाला सब क्लोज होती है वो एडवर्ब क्लोज होती है। एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पज, पर्पज को बताने वाले एडवर्ब क्लोज। पर्पज होता है उद्देश्य, कि कार्य किस उद्देश्य से हुआ, कार्य किस लिए हुआ, कार्य किस उद्देश्य से हुआ, कार्य किस लिए हुआ, ये बताने के लिए जो भी क्लोज यूज हो वो एडवर्ब क्लोज होती है। कि मेन वर्ब में जो कार्य दिया हुआ है
वो कार्य किस लिए हुआ। ठीक है, देट का मतलब होता है जो कि, और यहां इसका अर्थ होता है जिसके लिए या इसलिए। सो देट इसलिए। लेस्ट नेगेटिव है, इसका मतलब होता है नहीं तो या अन्यथा, नहीं तो या अन्यथा। इन ऑर्डर टू, इसका मतलब होता है ताकि। तो ये कंजक्शन है, देट, सो देट, लेस्ट, इन ऑर्डर टू। देट में जो कि या जिसलिए, सो देट इसलिए, लेस्ट नहीं तो या अन्यथा, इन ऑर्डर टू ताकि। ये कंजक्शन है मेन। जैसे ही वर्क्स हार्ड, वह मेहनत करता है, ही में पास हो सकता है। इसका मतलब हुआ कि मेहनत किस लिए करता है, किस लिए करता है, ताकि वो पास हो सके। अब इस हार्ड वर्क का ये उद्देश्य बता रहा है अगला सेंटेंस कि किस लिए ये मेहनत करता है। अब इस सेंटेंस को जोड़ने के लिए अपने यूज करेंगे सो दैट। ये कैसे यूज होगा बताओ। ही वर्क्स हार्ड, वह वर्क हार्ड करता है, सो दैट ताकि, ताकि ही में पास, ताकि वो पास हो सके। ठीक है, ये उद्देश्य बता रहा है कि भी हार्ड वर्क किस लिए करता है, पास होने के लिए करता है बस। और पास होने के लिए करता है यदि ये बताए तो ये कंजक्शन लगा के जोड़ेंगे। ये कंजक्शन आपको दिए हुए होंगे, सिर्फ आपको बीच में कंजक्शन लगा के जोड़ना है। वॉक केयरफुली, सावधानी से चलो। यू शुड फेल, सावधानी से चलो, क्यों, गिर जाओगे। इसका उद्देश्य सावधान चलने का, ये सावधान नहीं चले तो गिर जाओगे। तो सिंपल सा है, वॉक केयरफुली, केयरफुली वॉक करो। लेस्ट अन्यथा, यदि नहीं चलते हो तो यू शुड फॉल, यू शुड फॉल तुम गिर जाओगे। सावधानी से नहीं चलते हो तो गिर जाओगे। तो ये लेस्ट क्या बता रहा है, उद्देश्य बता रहा है। लेकिन लेस्ट नेगेटिव होता है, नेगेटिव का मतलब होता है नहीं तो, इसका मतलब होता है नेगेटिव उद्देश्य बता रहा है। ये कार्य किस लिए करते हो, ये किस लिए नहीं करते हो, इसलिए केयरफुली चलते हो ताकि गिरे नहीं। अगला क्लोज, एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन, कारण बताने वाला एडवर्ब क्लोज। कारण का मतलब कार्य किस कारण हुआ। ठीक है, मेन जो क्लोज है उसमें दिया हुआ कार्य किस कारण हुआ, ये बताने के लिए जो भी क्लोज हो वो एडवर्ब क्लोज होती है। इसके कंजक्शन है सिंस, सिंस का यहाँ अर्थ है क्योंकि, क्योंकि ये कारण बताने के लिए जो है। बिकॉज, बिकॉज का मतलब भी क्योंकि। फॉर, फॉर का मतलब भी क्योंकि होगा यहाँ पर। और एज का मतलब होता है भी क्योंकि। तीनों चारों का मतलब ऐसे क्योंकि, क्यों कारण बताने के लिए यूज किए जा रहे हैं। तो देखो ही फेल्ड हुआ, फेल हुआ। ही डिड नॉट वर्क हार्ड है, उसने मेहनत नहीं की। अब सिंपल सा है, फेल होने का कारण क्या है, मेहनत नहीं की। अब इस फेल होने का कारण दूसरा वाक्य बता रहा है, तो इस वाक्य से पहले क्या लगा देंगे, कंजक्शन लगा देंगे। अभी सिंपली सी हो गया, ही फेल्ड, वह फेल हुआ। कारण बताएंगे उससे पहले कारण वाला कंजक्शन, बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड, क्योंकि वो मेहनत नहीं करता है। अब सिंपल सा यही है कि दोनों के बीच में आपने बिकॉज लगाया है बस। और बिकॉज कारण बताता है, कारण बताने के लिए जो वाक्य जुड़ा हो वो एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन है। यहाँ देखो, ही इज वीक, वह कमजोर है। ही सेट डाउन टू रेस्ट, वह रेस्ट करने के लिए बैठा। अब देखो क्यों बैठा, क्योंकि वो कमजोर है। अब ये सेट डाउन को डिफाइन कर रहा है ये वाक्य, तो अपने को इस वाक्य से पहले बिकॉज लगाना है। ये हो जाएगा ही सेट डाउन, वह बैठा, टू रेस्ट, रेस्ट करने के लिए, वह रेस्ट करने के लिए बैठा। एज ही इज वीक, जैसा कि वो क्या है, कमजोर है। अब ये जो एज ही इज वीक है, ये कमजोर है, ये किसको डिफाइन कर रहा है, बैठने को। बैठा क्यों, क्योंकि वो कमजोर है। ठीक है, तो रीजन बताने के लिए जो क्लोज यूज हो उनसे पहले ये कंजक्शन यूज किए जाते हैं, ये जोड़ने वाले शब्द यूज किए जाते हैं। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कारण बताने वाला जो वाक्य है उससे पहले ये कंजक्शन लगाए जाएंगे। एडवर्ब क्लोज ऑफ मैनर, मैनर का मतलब होता है तरीका।
तरीका बताने के लिए जो क्लोज यूज हो वो एडवर्ब क्लोज पे मेंद्र कार्य किस तरीके से हुआ, किस तरीके से हुआ ये बताएं तो वो एडवर्ब क्लोज पे मेंद्र होता है। जैसे देखो, यू सो तुम बोते हो, यू सैलरी पे और तुम काटोगे। ये तरीका ये बता रहा है कि बोने का कार्य कैसे होगा, जैसे काटोगे वैसे ही तुम्हें, जैसे बोते हो वैसे ही काटोगे। तो दोनों का तरीका बताया जा रहा है, बोने का क्या तरीका और काटने का क्या तरीका होगा। तो सिंपल से अभी जैसे बोगे वैसे ही काटोगे, तो ये ऐसे लिखा जाएगा, यू एज यू सो। ये पहले से दोनों देखो, इससे पहले दोनों से पहले क्या आएगा, एज आएगा। एज यू सो, जैसे तुम शो करोगे बोगे, सो यू सेल रीप, वैसे ही तुम क्या करोगे, रीप करोगे। अब देखो, एज या एज सो आए, एज आए तो एज दोनों के बीच में लगाना है। यू सो एज यू सेल रीप, तुम बोगे और वैसे ही वैसे तुम काटोगे, एज लगा दिया। एज सो आए तो एज दोनों वाक्यों के शुरू में लगाएंगे और सो दोनों के बीच में लगाएंगे। ये कंपाउंड कंजक्शन है, कंपाउंड में दो कंजक्शन आ रहे हैं, तो एक को स्टार्टिंग में लगा दो और दूसरा बीच में लगाना। ये तरीका बता रहा है कैसे बोओगे कैसे काटोगे, जैसे तुम बोओगे वैसे के वैसे काटोगे। ठीक है, इनका अर्थ क्या होता है, एज में से जैसे, और शो का मतलब होता है जैसे का तैसा या जैसे के जैसे, जैसे बोओगे वैसे ही वैसे मान लो, जैसे, और यहाँ हो गया वैसे। एज इफ का मतलब होता है मानो की, और एज दो का मतलब भी क्या होता है, मानो की, कि कार्य किस तरीके से ये बताने के लिए होता है। जैसे ही बिहेव्ड, उसने व्यवहार किया, किस तरीके से, मानो कि वो पागल हो। तो देखो ये एज इफ बोलो मानो कि ये हो जाएगा, ही बिहेव्ड, उसने बिहेव किया, किस तरीके से बिहेव किया, एज इफ मानो कि ही इज ए मेड, वह पागल हो। देखो ही टॉक्ड, उसने बात की, किस तरीके से बात की, एज दो मानो कि ही इज इंटेलिजेंट, मानो कि ही इज इंटेलिजेंट, मानो कि वो इंटेलिजेंट हो। सॉरी, इंटेलिजेंट स्पेलिंग गलत हो गया, इंटेलिजेंट, मानो कि वो इंटेलिजेंट हो। तो देखो एज इफ एज दो दोनों तरीका बताने के लिए यूज होता है, भी कार्य किस तरीके से हुआ, है ना। अगला देखो, ये मेंदर बताने के लिए यूज हुआ है। एडवर्ब क्लोज ऑफ एक्सटेंट, एक्सटेंट का होता है हद, किस हद तक, किस हद तक कार्य हुआ, किस सीमा तक कार्य हुआ, हद तक, है ना, किस हद तक। किसे, ये है दोबारा ले देते हैं, हद तक। एज फॉर एज, जहां तक, कार्य कहां तक हुआ। ए सो फॉर एज का मतलब भी जहां तक होता है, जहां तक। आई नो, मैं जानता हूं, कहां तक जानते हो। यू विल हेल्प यू, ही विल हेल्प यू, कि वह तुम्हारी सहायता करेगा। सहायता कहां तक करेगा, जहां तक मैं जानता हूं। इसका मतलब हेल्प को डिफाइन कर रहा है, कहां तक सहायता करेगा, जहां तक मैं जानता हूं। तो ये वाक्य हेल्प को डिफाइन कर रहा है, ये वाक्य आई नो। तो इस आई नो से पहले क्या लगाएंगे, एज फॉर एज, ये हो जाएगा ही विल हेल्प यू, ही विल हेल्प यू, वह तुम्हारी हेल्प करेगा। एज फॉर एज आई नो, एज फॉर एज आई नो, जहाँ तक मैं जानता हूँ, जहाँ तक मैं जानता हूँ वहाँ तक वो हेल्प करेगा। नो बॉडी कैन हार्म, कोई भी हानि नहीं पहुँचा सकता। यू आर हियर, तुम यहाँ हो, हानि नहीं पहुँचा सकता कहाँ तक, जहाँ तक तुम यहाँ हो। तो ये हो जाएगा, अब देखो हार्म को डिफाइन कर रहा है ये वाक्य, तो इस वाक्य से पहले क्या लगाएंगे, सो फार एज लगाएंगे। तो ये हो जाएगा नो बॉडी कैन हार्म,
कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। सो फार एज, जहां तक यू आर हियर, यू आर हियर, जहां तक तुम यहां हो कोई हानि पहुंचा नहीं सकता। तो हार्म का कार्य कहां तक नहीं हो सकता, किस हद तक नहीं हो सकता। हेल्प का कार्य कहां तक हो सकता है ना। तो यदि किसी वर्ब को डिफाइन करें भी कहां तक होगा कहां तक नहीं होगा, तो सो फार एज फार एज लगाया जाता है। आगे है एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन। कंडीशन बोलो शर्त है कि कार्य किस शर्त पर हुआ, कार्य किस शर्त पर हुआ ये बताने के लिए जो क्लोज है वो कंडीशन होता है। इसके कंजक्शन होता है इफ है, इफ में से यदि, अनलेस, अनलेस नेगेटिव है, यदि और बाद में नहीं आएगा। प्रोवाइडेड बेशर्त है, ठीक है, बेशर्त। इन केस अगर, इन केस अगर, यदि, यदि नहीं बेशर्त अगर, ये कंजक्शन है जो किसी को शर्त बताने के लिए जो तभी कार्य किस कंडीशन पर हुआ, किस शर्त पर हुआ। जैसे ही यू वर्क हार्ड, तुम मेहनत करते हो, किस शर्त पर करते हो, यू विल गेट गुड मार्क्स, के अच्छे अंक प्राप्त करोगे इस शर्त पर। या फिर अच्छे अंक प्राप्त करोगे किस शर्त पर, यदि मेहनत करते हो तो। इसका मतलब ये गेट को सही डिफाइन कर रहा है। अच्छे अंक प्राप्त करोगे किस शर्त पर प्राप्त करोगे, यदि तुम मेहनत करते हो तो। इसका मतलब इस गेट गुड मार्क्स को डिफाइन कर रहा है वर्क हार्ड, तो ये इससे पहले इफ आएगा, ये हो जाएगा। देखो, इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि तुम मेहनत करते हो तो। इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि मेहनत करते हो तो यू विल गेट गुड मार्क्स, गुड मार्क्स, तुम अच्छे अंक प्राप्त करोगे। दूसरा देखो, आई से लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। यू स्पीक द ट्रूथ, तुम सत्य बोलते हो। जाने दूंगा किस शर्त पर, अगर तुम सत्य बोलते हो तो। इसका मतलब इस जाने दूंगा इसको डिफाइन कर रहा है ये वाक्य, तो इससे पहले ये इन केस यूज होगा, ये होगा आई सेल लेट यू गो, आई सेल लेट यू गो, मैं तुम जाने दूंगा। इन केस अगर यू स्पीक ट्रूथ, यू स्पीक ट्रूथ, यदि तुम सत्य बोलते हो तो जाने दूंगा। तो ये कंडीशन बता रही कार्य किस शर्त पर, किस शर्त पर ये बताने के लिए कंसिडर जाता है। एक चीज़ ध्यान रखना, जो फ्यूचर टेंस जिस वर्ब में यूज हो, जैसे ये विल गेट या विल बी सेल लेट, इसके ओपोजिट जो सेंटेंस है उससे पहले कंजक्शन लगाना है आपको। जैसे तो वर्क हार्ड विल गेट, तो विल गेट इससे पहले कंजक्शन नहीं आएगा, वर्क हार्ड से पहले आएगा। एडवर्ब क्लोज ऑफ रिजल्ट एंड इफेक्ट। एडवर्ब क्लोज ऑफ का, एडवर्ब क्लोज ऑफ रिजल्ट कि किसी भी कार्य को रिजल्ट बताने के लिए जो क्लोज यूज हो वो एडवर्ब क्लोज होती है। रिजल्ट का मतलब कार्य, किस कार्य का क्या परिणाम हुआ, रिजल्ट क्या हुआ। यदि हम बताएं भी इस कार्य का ये रिजल्ट हुआ, तो उससे पहले एडवर्ब, तो उसके लिए एडवर्ब क्लोज ऑफ रिजल्ट लगाई जाती है, ठीक है। जैसे देखो इसका कंजक्शन होता है इसलिए, इतना की इसलिए, 100 में से होता है इतना, और दूसरा होता है की छोटी, इतना की। जैसे देखो ही इज वेरी पुअर, वह बहुत गरीब है। इतना गरीब है कि इसका रिजल्ट है कि किताबें नहीं खरीद सकता, ये गरीब होने का रिजल्ट है। वह फेल हुआ, इसका रिजल्ट क्या है कि मेहनत नहीं करा, नहीं, उसने मेहनत नहीं की, इसका रिजल्ट है कि फेल हुआ, तो रिजल्ट ये बता रहा है, ठीक है। इससे पहले कंजक्शन आएगा। पहले वाक्य में पूरा गरीब है, इसका रिजल्ट क्या है, किताबें नहीं खरीदता, किताबें नहीं खरीद सकता, ये रिजल्ट है, गरीब है नहीं, वह गरीब है, इसका परिणाम ये है कि किताबें नहीं खरीद सकता। तो ये ध्यान रखो, रिजल्ट जो बता रहा है उससे पहले कंजक्शन आपको यूज करना है। अब इसका कंजक्शन थोड़ा अलग है, इसको ऐसे यूज करेंगे, ही इज सो पुअर, वेरी पुअर का क्या हो जाएगा, ही इज सो पुअर देट, दोनों के बीच में क्या लगा देंगे, देट, वेरी जसो आएगा। देट ही कैन नॉट बाय बुक्स, कैन नॉट बाय या कांट बाय बुक्स, बाय द बुक्स,
इतना कमज़ोर है कि वो किताबें नहीं खरीद सकता। दूसरे में देखो, मेहनत नहीं करता, इसका रिजल्ट है फेल हुआ, तो फेल हुआ उससे पहले कंजक्शन लगाएंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, ही डिडंट वर्क हार्ड, उसने हार्ड वर्क नहीं की, ही डिडंट वर्क हार्ड, उसने मेहनत नहीं की, सो ही फेल्ड, इसलिए वो क्या हो गया, फेल हो गया। तो रिजल्ट बताने वाले से पहले ये सो लगा दिया, सो दैट रिजल्ट बताता है। अगला देखो, एडवर्ब क्लोज ऑफ कंपैरिजन, कंपैरिजन होता है तुलना। यदि कोई कार्य किसी की तुलना से हुआ, कंपैरिजन करने से हुआ, तो वो एडवर्ब क्लोज ऑफ कंपैरिजन है। कंजक्शन है एज एज और सो एज, एज एज और सो एज, जो क्या बताती है, कंपैरिजन करती है, तुलना करती है। जैसे ही इज नॉट टॉल, राम इज नॉट टॉल, वह टॉल नहीं है, राम भी टॉल नहीं है, तो दोनों में क्या हुई है, कंपैरिजन हुई है कि वह भी लंबा नहीं है, राम भी लंबा नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि ही इज नॉट सो टॉल, कि वह इतना लंबा नहीं है, एज राम इज, जितना राम है। तो ये कंपैरिजन है। देन में कंपैरिजन है, सी इज ब्यूटीफुल, सीता इज ब्यूटीफुल, यानी सी की कंपैरिजन सीता से हुई है, तो इसको कैसे लिखेंगे, सी इज मोर ब्यूटीफुल, वह ज़्यादा ब्यूटीफुल है, देन सीता इज, जितनी सीता है। ठीक है, तो ऐसे हम कंपैरिजन वाली एडवर्ब भी यूज कर सकते हैं। अगला है कॉन्ट्रास्ट, विरोध बताने वाली, यदि कोई कार्य किसी को उल्टा हो तो उसके लिए यूज किया जाता है ऑल दो और इवन दो। ये ध्यान रखो, ऑल दो और इवन दो का यूज हमेशा सेंटेंस के स्टार्ट में होता है, किस कार्य का विरोध से दूसरा हुआ। जैसे इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी, है ना, आई वेंट दियर, मैं वहाँ गया, इसका मतलब बारिश हो रही थी फिर भी मैं गया। तो ये जो रेन का कार्य हो रहा है उससे पहले क्या लगाएंगे, ऑल दो लगाएंगे। ऑल दो दोनों वाक्यों शुरू में ही लगाना है, ये ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा ऑल दो, ऑल दो इट वॉज रेनिंग, ऑल दो इट वॉज रेनिंग, यद्यपि बारिश हो रही थी फिर भी आई वेंट देयर, मैं वहाँ गया। इवन इफ दोनों के बीच में आएगा, ध्यान रखो, विरोध बताने वाले के। सी विल नॉट पास, वह पास नहीं होगी, पास नहीं होगी, चाहे वो मेहनत कर दे, वो पास नहीं होगी, मेहनत भी करती है, दोनों उल्टी है ना, पास नहीं होगी और मेहनत करती है, तो ये विरोधाभास है दोनों के बीच में। तो दोनों के बीच में क्या लगाएंगे, इवन इफ लगाएंगे, सी विल नॉट पास, कि वह पास नहीं होगी। इवन इफ सी वर्क्स हार्ड, चाहे वो मेहनत करती है, ठीक है, वर्क्स हार्ड आएगा ये, ठीक है। तो ये इवन इफ विरोधाभास बताता है। तो ये एडवर्ब क्लोज है जो किसी कार्य की विशेषता बताने के लिए यूज की जाती है, ठीक है।